सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर, जिसके हम लोग ऑलरेडी 2-3 वीडियोस हमने ऑलरेडी इसके कवर अप कर लिए हैं। तो इसमें हम लोग गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर को लेकर वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एज वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक, टैक्स के बारे में आपको पता चल चुका होगा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको समझाया था कि टैक्स क्या होता है। कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि प्रिंसिपल को छोड़कर आपको पे करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं। ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट मतलब समझ गए ना, जो प्रिंस जैसे मान लो आपने किसी से 1,000 रुपए लिया, उसने बोला कि ठीक है मैं 2 दिन बाद वापस कर दूंगा। तो पैसा देने वाले ने क्या बोला कि ठीक है मैं 2 दिन बाद तुमसे 100 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। तो तुमने 1,000 रुपए तो उसको वापस किए, लेकिन 100 रुपए भी एक्स्ट्रा वापस किए। तो ये जो 100 रुपए एक्स्ट्रा जो वापस किए वो कहलाता है इंटरेस्ट। ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता है, जब आप किसी से पैसा लोगे तभी पे करोगे। लेकिन जो टैक्स होता है, ये टैक्स क्या होता है, एक कंपल्सरली एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो कि हमको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इंटरेस्ट तो आप जिससे पैसा ले उसी से दोगे। जरूरी नहीं कि आप इंटरेस्ट हमेशा गवर्नमेंट से ही लोगे, किसी प्राइवेट प्लेयर से भी ले सकते हो, किसी जमींदार से भी ले सकते हो, किसी रईस आदमी से भी ले सकते हो। तो आप इंटरेस्ट जो है किसी दूसरे को भी दे सकते हो। लेकिन जो टैक्स होता है ना, टैक्स हमेशा गवर्नमेंट को जाता है। आइदर वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, उसको जो है हमेशा वो टैक्स जो है जाता है। तो इंटरेस्ट में और टैक्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट क्या होता है और टैक्स जो है क्या होता है। तो बात है 1 जुलाई 2017 की। ठीक, 1 जुलाई 2017 की। शायद तब तक आप क्लास 7th 8th में रहे होंगे। तो उस समय की बात है जब हमारे इंडिया में क्या हुआ था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है क्या हुए थे, यहाँ पर इम्प्लीकेट हुए थे, यहाँ पर स्टार्ट हुए थे। 2017 से पहले हमारे इंडिया में जो है जीएसटी नाम का कोई चीज नहीं था। उससे पहले क्या चलता था, वैट चलता था। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते थे हम लोग, वैट जो है हम लोग उसको बोलते थे। ठीक है। अब थोड़ा सा इस टॉपिक को समझाने से पहले थोड़ा सा, जब तक आपको बैकग्राउंड पता नहीं होगा तब तक आपको ये जीएसटी वगैरह जो है समझ में नहीं आएगा। ठीक है। गवर्नमेंट को क्या लगता था कि लोगों के पास पैसा भरपूर है, लेकिन वो टैक्स क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। टैक्सेस जो है क्या कर रहे हैं, ब्लैक मनी के फॉर्म में जो है वो यूज कर रहे हैं। मतलब कायदे से आपके प्रॉफिट पर टैक्स जो लगा है उसको गवर्नमेंट को ना देकर उसको उन लोग छुपा रहे थे। तो गवर्नमेंट कोई एक ऐसा मैकेनिज्म लाना चाहती थी जिससे क्या हो, ये जो टैक्सेस जो चोरी हो रहे हैं, कोई टैक्स पे कर रहा है, कोई टैक्स पे नहीं कर रहा है, कई सालों तक टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम जो हो रही थी, इसको सॉल्व करने के लिए एक गवर्नमेंट जो है, बीजेपी की गवर्नमेंट नया मैकेनिज्म ढूंढ रही थी। ठीक है। फिर उनके दिमाग में आया कि हाँ, जीएसटी एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे हम लोग ये जो टैक्स में जो गड़बड़ी हो रही है उसको कुछ हद तक हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जीएसटी में आप 100% जो है सबको पकड़ लोगे, किसने टैक्स दिया किसने टैक्स नहीं दिया। लेकिन हाँ, ये जो है वैट से क्या है, ज्यादा इफेक्टिव है। वैट में आप बहुत सारे उसमें कमियां थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उसको काफी हद तक उसको ओवरकम किसने किया है, जीएसटी ने किया है। अब जीएसटी कैसे काम करता है इसको थोड़ा थोड़ा एक एक एग्जांपल से आप समझते जाओगे, तब भी आपको समझ में जो है अच्छे से आ जाएगा। GST was launched in India 2017 through the preparation have taken across several years। ये तो लॉन्च हुआ 2017 में, लेकिन जीएसटी का जो प्रिपरेशन है वो कई सालों से जो है चल रहा था। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय से ये जीएसटी वाला प्लान जो है चल रहा था। Till recently, we had a variety of indirect taxes. Excise duty was charged on the production of goods। ठीक है। अब यहां तक मतलब अभी हमारे पास बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या होता है, टैक्स तो लगता कंज्यूमर पर है लेकिन उसको पे कोई दूसरा कर देता है। फाइनली जो है पे कंज्यूमर को ही करना पड़ता है, लेकिन पहले उसको हमने ऊपर वाले में एग्जांपल में देखा था, रॉ मटेरियल वाला मैंने बताया था कि एक आदमी ए ने बी से कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, उसने उस पर 100 रुपीज टैक्स दिए। उस टैक्स को वो किससे वसूल लेता है, गवर्नमेंट कंज्यूमर से वसूल लेता है। वसूलता है कि नहीं वसूलता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे होते हैं। एक्साइज ड्यूटी होता है। एक्साइज ड्यूटी मतलब क्या होता है, जब कोई सामान किसी फैक्ट्री के बाहर निकलता है, कोई भी फैक्ट्री, छोटी फैक्ट्री हो बड़ी फैक्ट्री हो, वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले होते हैं, एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं। जैसे ही सामान वहां से लोड होकर ट्रक से बस से बाहर के लिए सप्लाई होने के लिए जाता है, तो दरवाजे पर खड़े रहते हैं एक्साइज ड्यूटी वाले।
अब एक्साइज ड्यूटी वाले क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये सामान को बाहर बेचने जा रहे हो, बेचने जाने से पहले हमको टैक्स देते जाओ। तो एक्साइज ड्यूटी हो गया, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए। इसके अलावा सेल्स टैक्स होता है। सेल्स टैक्स मतलब जैसे आप कपड़ा खरीदते हो, कोई मोबाइल फोन खरीदते हो, कुछ भी सामान खरीदते हो, तो जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स टैक्स बोलते हैं। और एक्साइज ड्यूटी को हमेशा कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। और सेल्स टैक्स को हमेशा कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है लेता है। ठीक है। Service tax was charged on the sales of the service such as mobile service, restaurant service, etc. ये जो मैंने अभी बताया ना आपको, एक्साइज ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल्स टैक्सेस, ये सब गुड्स पर लगते हैं। गुड्स मतलब होता है सामान। इसके अलावा सर्विसेज पर भी क्या लगता है, टैक्स जो है लगता है। ठीक है। 1993 में जब मनमोहन सिंह हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग सिर्फ टैक्स जो है गुड्स पर क्यों ले रहे हैं, सिर्फ सामानों के खरीदी बिक्री पर ही टैक्स क्यों ले रहे हैं, सर्विस सेक्टर भी तो हमारा इंप्रूव हो रहा है, तो सर्विस सेक्टर पर भी हमको टैक्स लेना चाहिए करके मनमोहन सिंह ने 1993 से जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें अमेंडमेंट करवा के सर्विस टैक्स नाम का चीज जो है ऐड कर दिया। तो 1993 से गुड्स के साथ साथ सर्विसेज पर भी टैक्स लगता है। अब सर्विसेज में क्या क्या चीजें आती हैं, तो जैसे मोबाइल सर्विस हो गया, जैसे आप रिचार्ज करवाते हो, रेस्टोरेंट पे जाकर खाना खाते हो, ये सब किस में आते हैं, सर्विस में जो है आते हैं। विद द लॉन्च ऑफ जीएसटी मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय वन सिस्टम ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब जीएसटी नहीं आया था तो गुड्स पर अलग टैक्स लगता था, सर्विस पर अलग टैक्स लगता था। कुछ ऐसे आइटम्स थे जिसको ना तो हम लोग गुड्स बोल सकते थे, ना ही हम लोग सर्विस बोल सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम जो होता था, सरकार को पैसा लेने में बहुत सारे प्रॉब्लम आती थी। तो सरकार ने क्या किया, जीएसटी लेकर आया। और जब जीएसटी लेकर आया इसने, तो बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो किसको, उसको रिप्लेस किसने कर दिया, जीएसटी ने जो है रिप्लेस कर दिया। It compasses taxation of both the production and the sales of the goods and services। पहले जहां पर सेल्स टैक्स अलग लगता था, एक्साइज ड्यूटी अलग लगता था, प्रोडक्शन का टैक्स अलग लगता था, अब सब जीएसटी के अंदर में ही क्या होते हैं, काउंट होना चालू हो जाते हैं। Modern production and the sale process is a complex one and may involve many stages। देखो, आज के डेट में कोई भी सामान का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो ऐसा नहीं कि रॉ मटेरियल से सीधा फाइनल प्रोडक्ट ही बन जाता है। बहुत सारे सिंपल सा बिस्किट से लेकर, चिप्स से लेकर, कोल्ड ड्रिंक से लेकर, बहुत सारे ऐसे हमारे पास फूड्स आइटम है, फूड आइटम है, जो कि जिनका प्रोडक्शन जो है एक लेवल पर नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस पर होते हैं। जैसे अगर मान ले कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, तो कोल्ड ड्रिंक्स का जो डिब्बा बनता है वो अलग जगह पर बनता है, कोल्ड ड्रिंक का जो ढक्कन बनता है वो अलग जगह पर बनता है, जो उसमें लिक्विड होता है वो अलग जगह पर बनता है। तो ऐसी कार का एग्जांपल ले लेते हैं, कार में जो टायर लगता है वो अलग जगह पर लगता है, तो कार का इंजन अलग जगह लगता है, कार का विंडो जो है होता है वो अलग जगह से आता है, इंजन अलग जगह से आता है। तो ऐसे सर्विस सेक्टर हो चाहे गुड्स का सेक्टर हो, कई सारे जो स्टेजेस होते हैं, उन स्टेजेस से गुजरने के बाद कोई भी सामान जो है बनता है। ठीक है। Even the simplest production would comprises of at least few stages in the production and then sale। At each stage there is a some added value। Let us understand it using the following example। चाहे आपका 2 रुपए का पेन ही क्यों ना हो, 2 रुपए का पेन भी अलग अलग स्टेजेस पर बनता है। पहले पेन बनता है, फिर रिफिल बनता है, फिर नीब बनता है, फिर ढक्कन लगता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेजेस में जो है कोई भी सामान की मैन्युफैक्चरिंग जो है होती है। और हर एक स्टेज पर जो है क्या होता है, एक एक वैल्यू एडिशन जो है होता है। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी ने क्या किया, कहीं से रॉ मटेरियल खरीद कर लाया, ठीक है, कच्चा माल उसने प्लास्टिक खरीदा, मान लो पेन का एग्जांपल लेते हैं, तो उसने प्लास्टिक खरीदा। प्लास्टिक खरीदने के बाद उसने बहुत मेहनत से प्लास्टिक को मोल्ड किया, प्लास्टिक को उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह ऐड किए, उसमें कलर ऐड किए, और उसने एक सुंदर सा पेन जैसा दिखने वाला सब्सटेंस जो है बना दिया। तो इसने मेहनत करके क्या किया, इसमें वर्क किया। तो इसने जितना मेहनत किया, जैसे रॉ मटेरियल पहले 10 रुपए का था, ठीक है, इसने मेहनत किया 20 रुपए का, अब ये सामान हो गया 30 रुपए का। तो ये जो 20 रुपए है ना, जो इसने मेहनत करके उसकी वैल्यू को बढ़ा दी है। पहले वो सामान 10 रुपए का था, लेकिन अपनी कलाकारी, अपना टैलेंट, अपना पैसा, सब चीज लगाकर उसने उस पर 20 रुपए का क्या किया, एडिशन किया। अब पैसा उसके भीतर में डाला नहीं, उसमें चेंजेस करके किए।
ठीक है। तो ये जो 20 रुपए जो इंक्रीज हुआ ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडिशन। अब जैसे अब ये सामान जैसे रॉ मटेरियल 10 रुपए का था, इस शेप में जब चेंज हुआ तो 20 रुपए बढ़ गई, अब कितना हो गया 30 रुपए। अब इस पर हम लोग लगाएंगे एक सुंदर सा ढक्कन, पेन है ये, तो पेन का कैप भी लगाएंगे हम लोग, तो इस पर ढक्कन लगा दिए और एक अच्छा सा नीब लगा दिए। इसके कारण से इसकी वैल्यू 10 रुपए और बढ़ गई। तो अब उस पेन की कीमत कितनी हो गई 40 रुपए। तो यहाँ पर सुंदर सा ढक्कन लगाया हमने, कलर लगाया, डिजाइन चेंज किया, मतलब हमने इस पर मतलब हमारा टैलेंट हमने खर्च किया। तो 10 रुपए बढ़ गया, इसी 10 रुपए को हम लोग बोलेंगे वैल्यू एडिशन। तो एक स्टेज पर 20 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ, दूसरे स्टेज पर 10 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ। अब ये सामान बिकने आया कहाँ पर, स्टेशनरी में, मतलब बुक डिपो में। तो बुक डिपो वाले ने बोला कि मैंने इतने मेहनत से किराए में दुकान लिया है, यहाँ एसी लगवाया है, मैंने पंखा लगवाया है, मैंने 5 लोग मजदूर रखे हैं, तो मेरा भी तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो उसने पेन को खरीदा था 40 रुपए में, अब वो उसको बेचेगा 60 रुपए में। तो 20 रुपए इसने क्या किया, अपने खर्चे डाल दिए, अपने एसी के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, ताकि रेंट के लिए। तो ये 20 रुपए का वैल्यू एडिशन जो है यहाँ हुआ। तो इस तरीके से हर एक स्टेज पर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जो है होते रहता है, जिसके कारण से जो चीजें होती हैं उनके दामें बढ़ने लगती है। अब इसी को एक एग्जांपल से देखते हैं, देखो। अ बिस्किट मैन्युफैक्चरर बायस हिज रॉ मटेरियल फ्रॉम एन अनब्रांडेड सोर्स। जो बिस्किट है, जैसे इस केस में हम लोग ले लेते हैं ब्रिटानिया या पार्ले का। चलो पार्ले का लेते हैं, पार्ले तो सब लोग खाते होंगे, बहुत पुराना बिस्किट है, मैं भी छोटा था तब भी हम लोग वही खाते थे, ठीक है, बहुत पुराना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं पार्ले बिस्किट का। जब पार्ले बिस्किट जब बनता है, तो उसका रॉ मटेरियल वो अपने घर से लाता नहीं है, वो रॉ मटेरियल किसी अनब्रांडेड सोर्स से, किसी फार्मर से, किसी लोकल ट्रेडर से वो क्या करता है, खरीदता है। ही बायस मटेरियल सच एस व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा खरीदता है, शुगर खरीदता है, ऑन विच नो टैक्स इज चार्ज, उस पर कोई टैक्स जो है नहीं लगता। सपोज ही मेक्स रुपीज 450 वर्थ ऑफ बिस्किट, उसने बिस्किट पर कितने खर्च किए, 450 जो है खर्च कर दिए। ऑल हिज कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन दिस फिगर, और उसने रॉ मटेरियल से लेकर हर चीज जितना भी था उसने सबको इंक्लूड करके बिस्किट की प्राइस उसने कितनी बताई, 450। उसमें रॉ मटेरियल भी इंक्लूडेड है, लेबर चार्ज भी इंक्लूडेड है, सैलरी भी इंक्लूडेड है, ऑफिस और फैक्ट्री का रेंट वगैरह सब मिलाकर, मतलब एक पैकेट बिस्किट की जो प्राइस है वो 450 रुपए होगी। If he add his profit margin of rupees 50, the total value of output is rupees 500। 450 रुपए में वो पैकेट बनकर तैयार हुआ है। अब वो उतना में है तो नहीं बेचेगा, उसको भी तो प्रॉफिट चाहिए, उसको भी तो अपने घर चलाने हैं, ठीक है। भले ही रॉ मटेरियल का खर्चा, लेबर चार्ज, रेंट वगैरह सब हो चुका है, लेकिन वो सिर्फ उतना के लिए तो काम नहीं कर रहा है। कोई भी बिजनेसमैन जो होता है सिर्फ और सिर्फ लेबर चार्ज के लिए, रॉ मटेरियल खर्च करने के लिए, रूम का किराया देने के लिए ही उतना पैसा नहीं कमाता, वो और पैसा कमाना चाहता है। तो वो और पैसा कमाने के लिए 450 रुपए में बनकर आया था, उसने बोला कि मैं इस पर 50 रुपए अपना प्रॉफिट कमाऊंगा करके, तो उसकी कीमत 450 से कितनी हो गई, 500 हो गई। अब वो जो मैन्युफैक्चरर है इसको 500 रुपए में जो है बेचेगा। ये चीज समझ में आया। तो ये तो हो गया मैन्युफैक्चरर। अब ये जो मैन्युफैक्चरर है ना, ये किसी ट्रेडर्स को क्या करेगा, बेचेगा। At this time of sale, the biscuit manufacturer has to charge GST as the prescribed tax rate। अब जब वो मैन्युफैक्चरिंग जो किया है फैक्ट्री वाले ने, जब वो ट्रेडर्स को क्या करेगा, अपना सामान बेचने जाएगा, तो बीच में आएगी सरकार, बोलेगी भैया 18% आपको टैक्स दो, ठीक है। मतलब 500 रुपए जो आप बेच रहे हो, उस 500 रुपए पर 18% टैक्स हमको चाहिए, सरकार को चाहिए। तो 500 का 18% कितना होगा, 90 रुपए। तो वो 90 रुपए अब उसमें क्या किया, सरकार को दे दिए। अब उसकी कीमत कितनी हो गई, अब 590 हो गई। तो 590 में से 90 रुपए तो सरकार के पास गए, 50 रुपए उसका प्रॉफिट है, बाकी 450 रुपए उसके बनाने का जो है खर्च था। ये चीज समझ में आ गया। आप देखते जाओ सामान की प्राइस कैसे बढ़ते जाएगी। द ट्रेडर्स स्टॉक द गुड्स, मेंटेन अ शॉप एंड हायर द स्टाफ टू डू द वर्क। अब ट्रेडर्स जो है मैन्युफैक्चरर से खरीद कर बहुत सारा बिस्किट का पैकेट ले आए, अब उसको अपने गोडाउन में स्टोर भी तो करेगा, उसको सेफ भी तो रखेगा। अब वो तो अकेला सब काम नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ता है, लेबर रखने पड़ेंगे। सी सेल्स दिस बिस्किट टू अ क्रेडिट रेट ऑफ 700। 590 रुपए में उसने खरीद कर लाया, कहां से, प्रोड्यूसर से।
अब बोला कि मैं ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली से छत्तीसगढ़ लेकर आया हूँ, मेरा पेट्रोल खर्च हुआ है, मैंने एसी लगवाई है दुकान में, मैंने 5 लेबर रखे हैं, तो उसका खर्चा कौन देगा? तो इसने क्या किया, इसमें जो है 110 रुपए जो है और ऐड कर दिए। अब ये सामान कितने का हो गया? 700 रुपए का जो है हो गया। This amount include all her cost and the profit margin rupees 700 may be considered the value of her output। अब इस 700 रुपए में उसका सारा प्रॉफिट वगैरह सब मिलाकर है। अब ये तो हुआ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ने 590 में इसको दिया, और ये था ट्रेडर्स। अब ट्रेडर से ना ये जब सामान किसी दूसरे आदमी के पास जाएगा तो वापिस से वहां पर सरकार आ जाएगी और बोलेगी कि तुम इस सामान को बेच रहे हो, इस सामान पर 18% फिर से हमको टैक्स दो। तो अब 700 का 18% कितना होगा? 126 रुपए। तो 126 रुपए जो है क्या होगा, अब वापिस से इसको जो है देना पड़ेगा। अब देखो यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जीएसटी जब नहीं था ना, तो देखो जीएसटी से पहले की बात करते हैं। तो जब जीएसटी नहीं होता था तो एक बार तो 90 रुपए सरकार वो प्रोड्यूसर के दरवाजे से लेकर चली गई, एक बार यहां पर 126 रुपए दोबारा लेकर चली गई। तो इसके कारण से क्या होता था ना, कंज्यूमर्स को चीजें जो है बहुत महंगी पड़ती थी। मतलब एक बार 90 रुपए का टैक्स लग गया, उस पर फिर टैक्स लग गया, तो इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। मतलब 90 रुपए पर टैक्स लग चुका है, उस पर फिर से 18% टैक्स लगा, ठीक है, उस पर 18% का फिर से जो है क्या हो गया है, उस पर जो है फिर से जो है टैक्स जो है लगा है। लगभग लगभग कितना परसेंट टैक्स लगा है? 16.2 रुपए एक्स्ट्रा। मतलब देखो मैं आपको समझाता हूं, 450 का सामान था, 500 रुपए उसने प्रॉफिट डाला, कितना हो गया बेचने के लिए? 500। अब इसमें जो है 18% टैक्स लगा, मतलब 90 रुपए हो गए। तो 500 रुपए जो है वो वैल्यू है, सामान का वैल्यू है, ये वैल्यू है, और ये क्या है? टैक्स है। अब ये टोटल मिलकर कितने हो गए थे? 590। अब ट्रेडर्स गया सामान खरीदने, ट्रेडर्स ने क्या क्या सामान खरीदा। अब ये देखो 500 रुपए ओरिजिनल वैल्यू है, 90 रुपए टैक्स लग गए। अब उसने 110 रुपए क्या किया? वैल्यू बढ़ाया, तो ये 110 रुपए जो है वैल्यू में ऐड होगा ना, तो वैल्यू कितनी हो गई? 610 रुपए की, और 90 रुपए तो एक्स्ट्रा टैक्स था। तो क्या होता था पहले कि इस 610 रुपए पर तो टैक्स देना ही होता था, जो 90 रुपए पहले जो टैक्स पे कर दिया है, उस 90 रुपए पर फिर से 18% और टैक्स देना होता था जीएसटी से पहले। मतलब दो दो बार टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जब से जीएसटी आई तो इसने क्या किया, इस सिस्टम को जो है चेंज कर दिया। अब चेंज कैसे किया, अब उसको ध्यान से समझना, मैं आपको समझा रहा हूं, जीएसटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 450 रुपए का सामान था, 50 रुपए उसने वैल्यू एडिशन किया, 500 रुपए का सामान बिकने को तैयार था, ठीक है। इस पर गवर्नमेंट आई, बोला कि भैया 90 रुपए हमको टैक्स दो, सामान हो गया 590 रुपए का। इस पर फिर से दुकानदार ने अपना पर्सनल खर्चा जोड़ा और इसको बेचने की ठानी 700 रुपए में। अब इस 700 रुपए का फिर से 18% सेल्स टैक्स लगेगा, तो इस 700 का 18% कितना होता है? 126 रुपए। तो अब देखो ये सामान अब कितने का पड़ जाएगा उसको? 826 रुपए का। अगर जीएसटी नहीं होता तब उसको ये सामान कितने का पड़ता? 826 का। लेकिन जब जीएसटी आया तो जीएसटी ने क्या किया, इसने बोला कि इस 126 में से 90 रुपए तो तुमने पहले से ही टैक्स दे दिया है ऊपर वाले में, तो अब जीएसटी के कारण जो पहले टैक्स हो चुका है वो अब सब्ट्रैक्ट होकर टैक्स लगता है। तो पहले कितना पड़ रहा था वो सामान? 826 रुपए, लेकिन अब 90 रुपए तो पहले ही टैक्स पे हो चुका है, तो ये 90 रुपए का बेनिफिट होता है। तो 90 रुपए 700 रुपए था, अब 90 रुपए कम हो गए, मतलब 36 रुपए। तो अब वही सामान कितने का पड़ेगा? 736 का, पिछले बार से 90 रुपए कम। तो ये है जीएसटी का फायदा, समझ में? जब जीएसटी नहीं था तो टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ता था, तो सामान्य महंगी हो जाती थी। लेकिन जब जीएसटी आया तो जीएसटी के कारण जो पहले जो टैक्स पे हो चुका है वो जो टैक्स है अब वो माफ हो जाती है। अब जैसे मान लो अब ट्रेडर्स ने इसको, ट्रेडर से मान लो खरीदा किसी रिटेलर ने, तो रिटेलर को ये सामान कितने का पड़ा? 736 रुपए का। अब जब वो कंज्यूमर को बेचने जाएगा फाइनली, मतलब प्रोड्यूसर के बाद ट्रेडर्स आता है, ट्रेडर्स के बाद रिटेलर आता है, रिटेलर के बाद छोटे दुकानदार आते हैं, फिर कंज्यूमर आता है। तो यहाँ पर 18% का जब फिर से टैक्स लगेगा तो 18% कितना होगा? वापिस से इसका जो है लगभग लगभग 150 रुपए होगा। तो अब फिर बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि अब 150 रुपए तुमको टैक्स नहीं देना है, तुमसे पहले 90 रुपए और 36 रुपए मतलब 126 रुपए ऑलरेडी टैक्स दिया जा चुका है, तो अब आप सिर्फ हमको टैक्स दोगे 24 रुपए।
तो कंज्यूमर को ये कितना पड़ेगा, 760 रुपए जो है पड़ेगा। समझ में है? तो जो पहले टैक्स पे हो चुका होता है जीएसटी में, उस पर दोबारा टैक्स जो है नहीं लगता और चीजें क्या होती हैं, सस्ती जो है हो जाती हैं। यही चीज यहाँ पर दिन भर लिखा हुआ है, आप इसको एक बार जो है ध्यान से जो है पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेल्स टैक्स जो है क्या होता है, 1 नवंबर 2017 के आसपास जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत देखो अलग अलग स्टेजेस पर जो है अलग अलग थी। आंध्रा में पेट्रोल की कीमत थी 39 रुपीज, डीजल था 31, तेलंगाना में 35, छत्तीसगढ़ में 29, ओडिशा में 26 और ये 43। तो ये प्राइसेस देखो हर एक स्टेज पर क्या थी, अलग अलग थी। क्यों अलग अलग थी? क्योंकि पहले जो सरकार थी, स्टेट गवर्नमेंट, वो सेल्स टैक्स अपने अपने हिसाब से लगाती थी। मतलब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कम टैक्स लगाती थी, इसीलिए पेट्रोल सस्ता मिलता था। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट जो है पेट्रोल पर सेल्स टैक्स क्या करती थी, ज्यादा लगाती थी, इसीलिए वो ज्यादा महंगा पड़ता था। लेकिन अब जीएसटी के आ जाने के कारण से क्या हुआ है, सभी सामानें जो है एक रेट से सबको मिलती है पूरे इंडिया में। बस 1-2 रुपए का फर्क ट्रांसपोर्टेशन के कारण जो है आ जाता है। तो पहले जितना फर्क आता था, अब उतना फर्क जो है जीएसटी के आने के बाद जो है नहीं हुआ है। फिर भी लोग क्या करते हैं, जीएसटी को जो है गलत बताते हैं। लेकिन जीएसटी को अगर आप एक कंज्यूमर होकर सोचोगे तो जीएसटी के कारण से आप पर टैक्स जो है कम हुआ है, मतलब आपके ऊपर लोड कम हुआ है। हाँ, लेकिन पहले आप कई जगह पर बिना टैक्स दिए बच जाते थे। जैसे रेस्टोरेंट जाते थे तो टैक्स नहीं देते थे, मोबाइल का रिचार्ज करवाते थे तो टैक्स नहीं देते थे, कपड़ा खरीदते थे तो टैक्स नहीं देते थे। लेकिन अब आपको सब जगह पर टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स देने की जो संख्या है वो बढ़ गई है, लेकिन टैक्स कम हो गया है। मतलब समझ रहे हो? मतलब पहले आप मान लो स्टार्टिंग में जीएसटी नहीं आया था तो उससे पहले आप 2 जगह टैक्स देते थे, अब वो 2 के जगह 15 जगह हो गया है। लेकिन हाँ, पहले जितना टैक्स देते थे, अब टैक्स का जो लोड है वो कम है। तो नंबर ऑफ टैक्स जहां पर पे करते हैं वो बढ़ गए, लेकिन टैक्स का जो वेटेज है वो क्या हो चुका है, कम जो है हो चुका है। तो ये है जीएसटी के फायदे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, कॉर्पोरेट टैक्सेस के बारे में, इनकम टैक्सेस के बारे में, इसके क्या क्या बेनिफिट है, कैसे कैसे अप्लाइड होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय।